नमस्कार, मैं पुष्कर अवस्थी आज कारण के मंच से आप सबों समक्ष उपस्थित हूँ और आज जो बात करनी है मुझे, वो बात इसलिए करनी पड़ रही है कि कल सरकार की तरफ से आया कि वक्फ बोर्ड बिल जो इस सेशन में लाया गया, उसको जो है अगले बजट सत्र के लिए जो है तक जो है स्थगित कर दिया है। कह दिए कि दोबारा जेपीसी में जो है कुछ और रिजर्वेशन आए हैं, जो उस पर जो है और डिटेलिंग करने के लिए कर दिया गया है। अब वो बजट सत्र में आए। इस समाचार आने के बाद जो है निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा वर्ग जिसका वो जो कि भाजपा समर्थक है या सरकार का समर्थक है, उसको एक धक्का लगा है। धक्का ये कि जिस विश्वास से और जिस अधिकार भाव से और जिस चैलेंजिंग टोन से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने या गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के दौरान दावा किया या कहा कि जो है कि वक्फ बोर्ड बिल आएगा शीतकालीन सत्र में और उसको जो है वो कोई भी ताकत जो है उसे रोक नहीं सकती है और वो बिल पास हो। तो ऐसे को लेकर निश्चित रूप से लग रहा था कि महाराष्ट्र चुनाव जीत गए हैं, जिस तरीके से जिस प्रचंड बहुमत उनको मिला है और जिस आत्मविश्वास से प्रधानमंत्री परिणामों के आने के बाद दिख रहे थे, तो निश्चित रूप से पॉजिटिव नहीं था। या लोगों का विश्वास नहीं था कि इस सत्र में वो बिल सामने पेश आएगा, वो अल्लाह होगा, लेकिन वो होमवर्क कर रखा होगा, वो पास करा ले। लेकिन जब ये नहीं हुआ, उसकी जगह जो है सरकार ने बिल को बजट सत्र तक के लिए मुलतवी कर दिया। तब निश्चित रूप से यह प्रश्न उठता है कि सरकार ने ऐसा क्यों किया। एक तरफ ये बात सामने आई कि क्योंकि जो है उत्तर प्रदेश के संभल और एटा जिले में जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय जो है सड़क पाया अराजक हुआ, एक बड़े प्राण तरीके से अचानक हवा बोला गया, शहर चढ़ने की कोशिश की गई। उसको देखकर जो है कहीं ना कहीं जो है सरकार को लगा कि ये समय सही नहीं है, और या ये कि ये इसी तरीके से हर शहर में ये मुस्लिम समुदाय जो है अराजक होकर सड़क पे आ जाता है, तो फिर कैसे संभालेंगे या क्या इसका परिणाम क्या निकलेगा। जबकि संभल और एटा दोनों ही जगह ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जो भी सामने जितने विजुअल्स आए हैं या जो सरकार की तरफ से बात कही गई है या जिस तरह की घटना हुई है, कि वो एक सोची समझी साजिश के तहत ही किया गया था। और उसके साथ ये भी स्पष्ट हो गया जिस तरीके से बयान है कि कम से कम संभल में पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी का पूरा समर्थन था और उनका जो है कहीं ना कहीं उसमें हाथ निश्चित रूप से था। इस तरीके से उनके वहां के एमपी और एमएलए दोनों जो है एफआईआर में नामजद हुए हैं, तो वो तो स्पष्ट दिखाता है। और उसके बाद जो है ऐसा होता है भारत में कि एक हो गया तो सारा विपक्ष एक तरफ हो गया। और ये क्योंकि 4 लाशें भी वहां गिरी, जबकि हालांकि पोस्टमार्टम से स्पष्ट हो गया है कि वो पुलिस की किसी कार्रवाई में नहीं खत्म हुए, उनकी जान जो है देसी कट्टों से हुई या ऐसे बोर्ड की
बंदूकें से हुई जो कि पुलिस के पास नहीं होती है, जिसका जिसका इस्तेमाल पुलिस नहीं करती है। और विजुअल्स भी आ गए कि वो हथियार जो है लोगों के पास थे, दंगाइयों के पास। तो ऐसे में परसेप्शन यही बन रहा है कि सरकार घबरा गई, डर गई। ये तो चलो संभल में और एटा में जो हुआ वो उत्तर प्रदेश में हुआ था, जहाँ के मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी बहुत कुशल प्रशासक है और उनकी एक हनक है, और उन्होंने जो है 24 घंटे के अंदर दोनों ही जगह कड़ी कार्रवाई करके उनको संभाल लिया। लेकिन ये निश्चित रूप से उनका सोचना बनता है कि कहीं यही घटना किसी और प्रदेश में होती तो क्या वहां पर ये आग 24 घंटे में थामी जा सकती थी, या वहां की पुलिस प्रशासन जो है, पुलिस या प्रशासन जो है इतनी त्वरित गति में काम करके उसे रोक सकता था। तो ये परसेप्शन इसी का हाथ है बना। मैं समझता हूँ कि शायद ऐसा कुछ बैक ऑफ द माइंड में अवश्य रहा होगा, लेकिन जिस तरीके से हालात विश्व के चल रहे हैं उसको देखते हुए सरकार को ये लगा कि अभी हम थोड़ा रुक जाते हैं, और ये रुकने का कम इस हिसाब से मैं मानता हूं कि उनको ये लगा होगा निश्चित रूप से कि यदि भारत में इस तरह कुछ होता है तो जहां भारत को विपक्ष धावा बोलेगा, और उसी के साथ जो है जिस डीप स्टेट की ये कठपुतलियां है या जिनका जिनका ये प्रतिनिधित्व भारत में करते हैं, वहां का पूरा जो है इकोसिस्टम वो भारत पे चढ़ाई कर डाले और एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को हिंदू मुस्लिम बना देगा। और जो है एक आह्वान भी कर सकता है कि भारत के सभी मुसलमान जो है एक अम्ब्रेला में के नीचे आके भारत के विपक्षी नेताओं के छत के नीचे आकर जो है वो आक्रामक हो जाए, भारत में अराजकता हो जाए। और डीप स्टेट नहीं चाहता ही, अमेरिका ही चाहता। आप देखिए रहे, चाहे बांग्लादेश में जो हुआ, चाहे मणिपुर में हो रहा है, वो सब हो रहा। तो मेरा मानना ये है, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में राष्ट्रपति पद की शपथ नहीं ली है और 20 जनवरी को लेंगे। जो डीप स्टेट या अमेरिका के डेमोक्रेट लिबरल रेडिकल नेतृत्व है, वो इस बात पे आबादा हो कि ट्रंप के राष्ट्रपति की शपथ लेने से पहले ही तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो जाए, या यूरोप की स्थिति इतनी इस तरह कर दी जाए कि ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने तब जो है वो इस अनचाहे युद्ध को चाहकर भी ना रोक पाए, अराजकता फैले, अराजकता हो। और उस अराजकता को करने के लिए आपने देखा होगा कि बाइडेन जो कि 2 महीने के लिए कार्रवाई तो नहीं होगा, लेकिन जो सिस्टम है, जाने वाले राष्ट्रपति उसके बाद भी वो जो है यूक्रेन को जो है कह देते हैं कि आप जो है मिसाइल डालिए रूस के अंदर। ये जानते हैं कि रूस रिटेलिएट करेगा, वहीं नहीं रुकते हैं, उसमें इंग्लैंड भी कूद पड़ता है, फ्रांस भी कूद पड़ता है। वो अपने मिसाइल देते हैं, यूक्रेन से कहते हैं दागिए। और ये होता है तो पुतिन भी जो है अभी भी जो मेजर रिएक्शन शो कर रहे हैं या कुछ काउंटर अटैक नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो भी समझ रहे हैं कि अमेरिका का जाने वाला राजनीतिक नेतृत्व
या उस नेतृत्व को चलाने वाले के पीछे जो डीप स्टेट है, वो रूस को ऐसी जगह ले जाना चाहता है जहां से रूस के पीछे न लौट पाए। तो वो भी पुतिन भी जो है स्वयं भी, वो जो है 20 जनवरी तक इंतजार कर, वो चाह, जबकि उनके यहाँ जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, उससे आक्रोश कहा जा रहा है। तो हो सकता है कि पुतिन पे भी दो तीन इस तरह की, और रूस में यदि जो है अंदर दो तीन या ज्यादा मिसाइलें डाली जाती है अंदर तक, और जिससे कि जान माल का बहुत नुकसान होता है, तो फिर हो सकता है पुतिन भी न रोक पाए, वो फिर यूक्रेन के साथ जो है यूरोप में वो आगे बढ़े। तो जहां पर वो शक्तियां जो ट्रम्प को रोकना चाहती थी, वो शक्तियां जो युद्ध होते रहना चाहिए चाहिए उस मानसिकता के साथ, जहां पर जो शक्तियां यदि हमारा नहीं है तो हम किसी को और का नहीं होने देंगे, उस पर उतारू है। और वो शक्तियां जिनकी कठपुतलियां भारत में पिछले कई समय से जो है बराबर भारत को जलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में भारत में जो कुछ होगा वो बड़ा भयानक होगा, और शायद ये इसका एहसास प्रधानमंत्री मोदी जी को निश्चित रूप से है। इसीलिए वो जो है जितना टालना चाहते, जितना हो सके ये टले, उस नीति का पालन कर रहे हैं, जबकि उसमें नुकसान भी, क्योंकि ये जो कुछ हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि जो 2019 से लेकर 2024 के कार्यकाल के बीच जो जो कुछ उन्हें कुछ चीजें करनी चाहिए थी, लेकिन वो उन्होंने नहीं की। उनकी अपनी दृष्टि में जो है भारत की जो जो आर्थिक तरक्की हो रही है, उन्नति हो रही है, विश्व सबसे तेज गति की इकोनॉमी है, उस पर ब्रेक नहीं लगाना चाहते, इसलिए मामले को टालते जा रहे। और अब स्थिति ये हो गई कि अब एक एक दिन जितना चल रहा है भारत में इन अराजक शक्तियों से निपटने का को लेके, उसमें नुकसान भारत का, भारत के समाज का, हिंदू समाज का बढ़ता है, क्योंकि अनअवॉइडेबल। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि भारत की सरकार जो है यूरोप के जलने की, यूरोप की में अराजकता फैलने की, यूरोप के युद्ध में कूद जाने की, और स्वयं अमेरिका में 20 जनवरी के बाद जब ट्रम्प राष्ट्रपति का शपथ ले लेंगे, तो उसके बाद वहां पे जो इलीगल इमिग्रेंट्स है उनके प्रत्यार्पण या उनको जब हटाने की का जब प्रयास होगा, उसको लेकर जो अराजकता होगी, भारत शायद उसका वेट कर रहा है कि वो जब होगा तो तब कोई जो है भारत में क्या हो रहा है उस पर जो है कम ध्यान देगा, या भारत के विरुद्ध जो है बहुत हार्श नहीं हो पाएगा। भारत की में अराजकता होगी इसमें तो निसंदेह, लेकिन उस अराजकता से निपटने के लिए भारत की सरकार का भी जो है दृढ़ता से अराजक होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो अराजकता सफल होती, जब अराजकता हमेशा तब सफल होती है जब उस अ, उस समाज का या उस राष्ट्र का जो नेतृत्व होता है वो उस अराजकता का अराजक रूप से सामना नहीं कर पाता। नुकसान होता है, खूब होता है, जबरदस्त है, और होगा। हम भारत का हिंदू समाज बहुत बुरी तरह आहत होगा। मैं मानता हूं कि जो होने वाला है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, जिसकी टेस्टिंग जो है मुसलमान समुदाय
संबंध एटा में कर चुका है, वो अनअवॉइडेबल। हमको अपनों के खोने और अपनों को कंधा देने की आदत डालनी होगी, क्योंकि हमने जो आज स्थिति में हम जो पहुंचे हैं उसके लिए जहां भारत का राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेदार तो है ही है, लेकिन हमारा समाज भी इसका कम दोषी नहीं। तो दोष यदि समाज से कुछ हुआ है तो उसकी प्रायश्चित भी जो है समाज को ही करना होगा, कीमत देनी होगी। तो मैं समझता हूँ कि वक्फ बोर्ड जो है बजट सत्र तक इसीलिए टाला गया है कि इन 2-3 महीने के में क्या वैश्विक घटनाएं होती है, पृथ्वी विश्व तरफ बढ़ता है नहीं बढ़ता है, यूरोप में जो है अराजक होता है नहीं होता है, स्थिति होती है। फिर उसके बाद ही जो है जिस आक्रामकता के भाव से इस अराजकता को और अराजकता को हवा देने वाले, उस अराजकता का पर्दे के पीछे से नेतृत्व करने वाले राजनीतिक दल से निपटना चाहिए, वो तभी संभव हो पाएगा। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से केंद्र सरकार ने इन सब चीजों को देखते हुए अपने पैर पांव पीछे खींचे हैं। वो जो है इस काल में इन 2-3 महीना का जो काल है इसमें जो है भारत को जो है जलाने से बचाने के लिए, जलने से बचने के लिए जो है एक टैक्टिकल मूव किया है, पीछे हटे हैं। अब उसमें सफल हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं ये देखना होगा, लेकिन मेरा तो मैं स्पष्ट रूप से मानना है कि देरी हो चुकी है, देरी होती जा रही है, लेकिन क्योंकि अब अपने हाथ में कुछ नहीं रह गया है, क्योंकि इसमें कोई भी घटना हो रही है वो किसी एक राष्ट्र या समाज की घटना नहीं है, ना उससे उसका सोल्यूशन वहां से निकलना है। ये एक वैश्विक जगत की समस्या है, ये विश्व व्यापी रूप ले चुकी है। तो हमको जो भी विश्व में होगा उसका असर हम पे पड़ेगा, जो हम करेंगे उसका असर विश्व पे पड़ेगा। तो इसलिए मेरा ये स्पष्ट मानना है कि जो होना है वो होकर ही रहेगा, ये अराजकता होके रहेगी। इस अराजकता का सामना एक सरकार के दृढ़ निश्चय और उसके अराजक भाव से ही हो सकता है। उसमें तकलीफ होगी, कष्ट होगा, उसके लिए तैयार रहिए और साथ में ये मत भूलिए कि बचाने के लिए जब तक समाज खुद सामने नहीं आएगा, समाज स्वयं बस अपने को बचाने के लिए सेल्फ लाइन ऑफ डिफेंस की मानसिकता नहीं रखेगा, तब तक नुकसान समाज का बहुत। इसी के साथ मैं अगली बात समाप्त करता हूँ। राम राम।